हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है उससे संबंधित नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ। पुष्प के नर जननांगों के विषय में। पुष्प का जो नरजननांग है, एक नरजननांग पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, पुंकेसर। पुंकेसरों का जो चक्र होता है पूरा की पूरा एक चक्र, क्योंकि पुंकेसर एक लघु बीजाणुपर्ण का रूपांतरण है, लघु बीजाणु पत्ती, और ये पत्तियां या पर्ण पुष्पासन पर चक्रीय क्रम में विन्यासित होती हैं। पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्णों के इस चक्रीय विन्यास को, चक्र को पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं। ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है और इस चक्र का एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है और यही पुंकेसर पुष्प का नरजननांग होता है। सामान्यतया पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। ये ऊपर घुंडीनुमा भाग होता है जिसे एंथर या पराग कोश कहते हैं, जबकि ये डंठलनुमा, पतला डंठलनुमा भाग होता है जिसे पुतंतु या फिलामेंट्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, पुंकेसर के स्पष्ट रूप से दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु, एंथर और फिलामेंट्स। कुछ किताबों में तीन भाग दे रखे हैं, परागकोश, पुतंतु के अलावा इन दोनों को जोड़ने वाला योजीयुतक भी कहा जाता है, लेकिन NCERT बुक में इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो, परागकोश और पुतंतु। परागकोश सामान्यतया या तो एक कोष्ठीय होता है या द्विकोष्ठीय होते हैं। एक कोष्ठीय परागकोश गुड़हल में पाए जाते हैं और द्विकोष्ठीय परागकोश सामान्यतया अधिकतर पुष्पों में पाए जाते हैं। परागकोश जो होता है उसके अंदर खोखले भाग पाए जाते हैं। ये खोखले भाग है। एक खोखले भाग को परागपुट या पोलन सैक कहा जाता है। जैसे मैं इसकी अनुप्रस्थ काट दिखाऊं आपको यहाँ पर अलग से। ये परागकोश है, इसमें ये खोखले भाग हैं, ये अंदर से। इन खोखले भागों को परागपुट या पोलन सैक कहा जाता है, जो आपस में संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े होते हैं और फिलामेंट से जुड़े होते हैं। परागपुट की संख्या अलग अलग परागकोश में अलग अलग हो सकती है। इसके आधार पर परागकोश 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर परागकोश में एक ही परागपुट है तो कहलाएगा मोनोथीकस। अगर परागकोश में केवल दो पोलन सैक हैं, परागपुट हैं, तो कहलाएगा डाइथीकस। और यदि 4 हैं, जैसे इस चित्र में दिखाए गए 4, 1, 2, 3 और ये 4 परागपुट होते हैं तो कहलाता है टेट्राथीकस। ध्यान दो, यदि एक ही परागपुट है तो कहलाएगा मोनोथीकस, अगर 2 परागपुट हैं तो कहलाएगा डाइथीकस, और यदि 4 परागपुट हैं तो कहलाएगा टेट्राथीकस। और चौथा जो होता है, जिसमें परागकोश तो होता है लेकिन परागपुट नहीं होते हैं, तो वह कहलाता है बंध्य पुंकेसर या स्टेमिनोइड। बंध्य पुंकेसर या स्टेमिनोइड, क्योंकि इसमें परागकण नहीं बनते। परागपुट जो ये है, इसके अंदर का भाग जो खोखला भाग है, इसमें ही अगुणित पराग कणों का निर्माण होता है, जिनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम परागकोश की संरचना, कि परागकोश की संरचना कैसी होती है। तो ध्यान दीजिए आप, परागकोश की संरचना में एक परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटते हैं। इसमें बाहर से भीतर की ओर जब चलते हैं तो क्रमशः 4 परतें पाई जाती हैं। इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं? 4 परतें। ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे चित्र में। चार परतें होती हैं। सबसे बाहर की परत जो होती है वह, ध्यान दो इधर, सबसे बाहर की परत ये अनुप्रस्थ काट ले ली। जैसे ये पूरा की पूरा है, इसमें एक हिस्से को हमने, इस वाले हिस्से को यहाँ ले लिया। इस चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सबसे बाहर की परत जो है एपिडर्मिस कहलाती है।
क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर होती है, कोशिकाओं की एकल परत होती है एपिडर्मिस। इसके नीचे दूसरी परत पाई जाती है, ये वाली। ये जो दूसरी परत है ये एंडोथीसियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोथीसियम। इस ये भी एकल कोशिकाओं की एकल परत है। फिर कोशिकाओं की दो कोशिकाओं की परत पाई जाती है, दो परतें। इन दोनों परतों को बोलते हैं मध्य परत या मिडिल लेयर। और सबसे भीतर ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी कोशिकाओं की एकल परत दिखाई दी गई, ये कहलाती है टेपिटम। तो ध्यान दो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये दोनों मिडिल लेयर है, और टेपिटम, ये 4 परतें होती हैं। जो दूसरे नंबर की परत होती है एंडोथीसियम, इसमें सेलुलोज की रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती हैं। रेशेदार पट्टियाँ होती हैं इसमें सेलुलोज की। देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये रेशेदार पट्टियाँ होती हैं। इन रेशेदार पट्टियों के कारण जब ये परिपक्व हो जाता है परागकोश, तो इन रेशेदार पट्टियों के कारण परागकोश फटता है, स्फुटन होता है। तो प्रश्न बनता है कि परागकोश स्फुटन के लिए कौन सी परत उत्तरदायी है? तो आपका उत्तर होगा एंडोथीसियम। और अंतिम जो परत है ये टेपिटम। ये टेपिटम जो होती है, इसमें बनने वाले पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। अगर टेपिटम नहीं होगा तो पराग कणों को पोषण प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में परागकण नॉन फर्टाइल होंगे, बंद होंगे, काम नहीं होंगे। ये अंदर एक ऊतक भरा रहता है। ये जो ऊतक है टेपिटम से घिरा हुआ, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। इन्हीं के अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु पराग कणों का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको परागकोश की संरचना बताई। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको पुष्प के मादा जननांग के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।